जय हिंद और नमस्कार सारे महत्वाकांक्षी छात्र एवं माननीय दर्शकों, आप सबका स्वागत है ग्रोथ मोड यूपीएससी के सनदी सेवा के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के यानी 9 जून 2021 के एकमात्र सत्र में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। पिछले काफ़ी दिनों से अच्छे संपादकीय लेखों का अकाल चल रहा है। ऐसे विषय होते हैं जिनके ऊपर हमने अधिकतम चर्चा कर ली होती है। तो आज भी वैसे तो अन्य लेख जो थे वे या तो कम इम्पोर्टेंट थे या उन विषयों के ऊपर हमने बात कर ली थी, यानी कि रिपीटेड थे। तो इसीलिए आज द हिंदू में से एक ही अच्छा लेख मिला है। टाइम्स ऑफ इंडिया व इंडियन एक्सप्रेस में कोई ऐसा अच्छा महत्वपूर्ण चर्चा करने लायक लेख आज नहीं छपा था। द हिंदू में भी हमें एक ही मिला है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसमें भी भारत व मालदीव के जो द्विपक्षीय संबंध है उसको यहाँ उजागर करता लेख है। उसको समझेंगे। लेख सामान्य कक्षा का है, कोई ऐसी एक्स्ट्रा माहिती नहीं दी गई, मगर इनमें से जो हमें तत्व मिलते हैं जो हमारी सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हमें उपयोगी साबित हो सकते हैं, उसकी यहाँ चर्चा करनी है। सबसे प्रथम यहाँ टाइटल से शुरू करेंगे। दिस टाइम फॉर माले। दिस टाइम फॉर माले टाइटल क्यों दिया हुआ है? क्योंकि 76वें सत्र के जो अध्यक्ष है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी कि UNGA, संयुक्त राष्ट्र की जो सामान्य सभा है, उसके 76वें सत्र के लिए यानी कि 76th सेशन के लिए मालदीव के जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो विदेश मंत्री है, अब्दुल्ला शाहिद, उनको अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, इतिहास में प्रथम घटना है। तो इसीलिए यहाँ दिस टाइम फॉर माले यह शीर्षक के साथ लेखक ने यह लेख लिखा है। जैसे मैंने आपको बताया, लेख सामान्य कक्षा का है, मगर इनमें से हमें जो तत्व मिलते हैं वो थोड़े महत्वपूर्ण है। तो चीज़ों को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो ऊपर जो आपको व्यक्ति दृश्यमान है वे विदेश मंत्री है मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद, जो कि यूनाइटेड नेशन में ही संबोधित कर रहे हैं। उसकी एक यह प्रतीकात्मक इमेज है, फाइल फोटो है। नीचे भारत व मालदीव दोनों के संबंधों को आज हमें एक्सप्लोर करना है। किन किन आयामों पे दोनों के संबंध टिके हैं वो देखना है। तो इसीलिए यहाँ दोनों के प्रतीकात्मक ध्वज है और दोनों में एक घनिष्ठ संबंध का प्रतीक हमें यहाँ जो है देखने को मिलता है। शुरू करेंगे आज की चर्चा। आमतौर पे इस सत्र को हम लोग एजेंडे के तहत देखते हैं, मगर आज एजेंडे में कुछ फेरफार होने वाला है। एक आध चरण हमें नहीं देखना है, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। उससे पहले हमें तस्वीर देखनी है। यह लेख की तस्वीर है, ठीक है, जो कि बेनामी है, द हिंदू में, आज के द हिंदू में छपी है। और अगर इसे हमारे पाठ्यक्रम यानी कि हमारे सिलेबस के साथ जुड़ा जाए तो हम लोग मॉडल के रूप में सनदी सेवाओं का सिलेबस रखते हैं। तो उसमें GS पेपर 2 के साथ हम इसे जोड़ सकते हैं। GS 2 में इंटरनेशनल रिलेशन का जो खंड है, और इंटरनेशनल रिलेशन में भी बायलैटरल, और अन्यथा आप नेबरिंग नेशन, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग नेशन के खंड के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो आम तौर पे अगर देखें तो यह लेख जो है वो बहुआयामी है। काफ़ी सारे विषयों के साथ ये आज का लेख लिंक रखता है, तो इसीलिए ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर एजेंडे की बात करें तो आमतौर पे 3 चरणों में देखते हैं। लेख का निष्कर्ष देखते हैं, फिर महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं, और साथ ही में संशोधित तत्व देखते हैं। मगर आज हम मात्र और मात्र पहले निष्कर्ष को देखेंगे और बाद में सीधे संशोधित तत्वों को देखेंगे, क्योंकि लेख जो मैंने आपको बताया कोई एक्स्ट्रा इसमें माहिती प्रेजेंट नहीं है, या एग्जाम रिलेवेंट माहिती कोई प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग एग्जाम रिलेवेंट माहिती यहाँ संशोधित तत्वों में देख लेंगे, जिनमें ग्रोथ मोड UPSC की रिसर्च टीम के इनपुट्स शामिल है। तो यहाँ हमें यह चीज़ों को देखना है। निष्कर्ष से शुरू करेंगे। देखिए, समय संसाधनों की उसका जो व्यय ना हो, इसलिए मैंने यहाँ कुछ एक स्लाइड्स आपके लिए तैयार रखे हैं, ताकि समझने में सरलता रहे, समझने में आपको भी सरलता रहे, और समय संसाधन कम से कम उपयोग में लिए जा सके। 3 बिंदु देखने हैं निष्कर्ष में। सबसे प्रथम बिंदु कहता है मालदीव के विदेश मंत्री UNGA के अध्यक्ष, जो मैंने आपको बताया 76th सेशन के लिए, जो इस साल सितंबर 2021 में होने वाली है, उसके लिए इनको अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित किया गया। इन्होंने अपने जो प्रतिस्पर्धी थे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, उनको भारी बहुमत से हराया है।
भारी बहुमत से रहा है, अच्छे खासे मत जो है वे इनको मिले हैं और इनकी नियुक्ति या इनका निर्वाचन हो चुका है। यूएन के इतिहास में यह पहली बार बना। यस, प्रोबेबली मालदीव्स के इतिहास में भी यह पहली घटना होगी कि कोई मालदीवियन, कोई मालदीव की व्यक्ति या उनका नागरिक यूएनजीए का अध्यक्ष बना हो। और यूनाइटेड नेशन के लिए भी, यूएनजीए के लिए भी यह एक प्रथम घटना है कि कोई मालदीव्स का व्यक्ति उस सामान्य सभा का अध्यक्ष बना हो, तो यह अभूतपूर्व घटना है। और तीसरा, वैश्विक स्तर पर मालदीव्स का बढ़ता महत्व, क्योंकि मालदीव्स की जो भूभौगोलिक परिस्थिति है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही में जो आइलैंड नेशंस है उनमें भी मालदीव्स जो है वो एक विशेष प्रकार का नेशन है। वो इंडियन ओशन में बसा है, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट लोकेशन के ऊपर बसा है। तो यह सारी गतिविधियों की वजह से मालदीव्स का महत्व जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। प्लस यहाँ चीन भी मालदीव्स में इंटरेस्ट ले रहा है। तो ऐसे सारे जो है ऐसे सारे घटनाक्रमों की वजह से, ऐसी सारी प्रक्रियाओं की वजह से यहाँ मालदीव्स का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और आज यूएन में जैसे मालदीवियन कोई व्यक्ति को अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया या निर्वाचित किया गया, यही अपने आप में मालदीव्स का कद बढ़ाने वाला यह फैसला है और यह कदम है। तो इसलिए यहाँ ये कहना उचित है कि मालदीव्स का कद धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है। हाँ, ये बात एक अलग सी है कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी सबसे विपरीत असर ऐसे द्वीप नेशन या द्वीप राष्ट्रों के ऊपर होने वाली है, जिनमें से मालदीव एक है। तो यहाँ अब धीरे धीरे विश्व जो है वो मालदीव्स की ओर देख रहा है। मालदीव्स जैसे कई सारे ऐसे छोटे छोटे द्वीप राष्ट्रों की तरफ देख रहा है। उनको बचाने के लिए हमें जो क्लाइमेट रिसिलेंस प्रोग्राम है उनको फॉलो करना पड़ेगा, जो पेरिस क्लाइमेट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि क्लाइमेट एक्शन का समय अब आ गया है, विश्व जो है वो अब धीरे धीरे ले रहा है। तो चीज़ों को देखेंगे, ये बात रही निष्कर्ष की। अब हमें मात्र तीसरा चरण ही देखना है, जिनमें संशोधित तत्वों को देखेंगे। 2 बिंदु पर यह पूरे चरण की चर्चा करेंगे। प्रथम बिंदु रहेगा मालदीव्स की भौगोलिक स्थिति व उसका महत्व, और दूसरा जो बिंदु है वो रहेगा भारत व जो मालदीव्स है उनके बीच में द्विपक्षीय संबंध। एक एक करके हमको देखना है। सबसे प्रथम मालदीव्स की भूभौगोलिक स्थिति व महत्व देखेंगे। इसके लिए मैंने आपके लिए एक नक्शा तैयार किया है। तैयार तो नहीं किया मगर यहाँ रखा है, ताकि इसकी जो स्थिति है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसे आसानी से समझा जा सके। ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन है, यहाँ मालदीव्स स्थित है, ये मालदीव्स है। ठीक है। अब जैसे हमें मालूम है कि पिछले काफ़ी सालों में या पिछले कुछ दशकों से इंडियन ओशन का जो महत्व है वो काफ़ी बढ़ गया है। इंडियन ओशन का महत्व, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल रूट्स है जो कि वेस्ट से मूवमेंट ऑफ गुड्स ईस्ट तक करते हैं, वेस्ट से जो एनर्जी गुड्स है वो जाते हैं ईस्ट तक। ठीक है। तो यहाँ इस वजह से ये जो पूरा इलाका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और मालदीव्स वास्तविक रूप से इसके बीच में है। तो इसका महत्व पिछले कुछ दशकों में इंडियन ओशन का महत्व बढ़ने के साथ साथ मालदीव्स का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। मालदीव्स के अगर उत्तरीय क्षेत्र की बात करें, यानी कि यहाँ की बात करें, तो ये भी एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है विश्व का। और अगर दक्षिण की बात करें तो यहाँ ये भी एक विश्व का महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जो कि भारी मात्रा में, या आप कह लीजिए अधिकांश व्यापार को जो है यहाँ से अंजाम मिलता है, अधिकांश व्यापार को ये रूट। ठीक है। यहाँ से गल्फ ऑफ एडन से लेकर यहाँ स्ट्रेट ऑफ मलाका तक का जो चीज वस्तुओं का जो आवागमन है वो मालदीव्स से होता है, मालदीव्स से बहुत ही करीब से होता है। तो ये एक अपने आप में मालदीव्स के लिए जो है अपना महत्व बढ़ाने के लिए काफ़ी है। भौगोलिक दृष्टि से जो मालदीव्स है वो बहुत ही अच्छे स्थिति के या अच्छे स्थान के ऊपर बसा है। साथ ही में यहाँ इसका स्थान देखें तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग का यह टोल है, एक प्रकार का टोल गेट। अगर किसी भी जहाज को पश्चिम से पूर्व में जाना है इंडियन ओशन में,
तो उसे मालदीव से जाना होगा। मालदीव एक टोल गेट का काम करता है। साथ ही चीन पिछले कई सालों से भारत के ऊपर दबाव बनाने की एक योजना कर रहा है जिसे स्ट्रिंग ऑफ पल्स कहते हैं। तो उसने मालदीव को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल के तौर पर जो है आइडेंटिफाई किया है, और यहाँ भारी इन्वेस्टमेंट भी चीन के द्वारा हो रहा है। तो ये भी एक अपने आप में भारत के लिए अलार्मिंग बात है। भारत को इसे चेतावनी रूप समझना चाहिए और मालदीव के साथ अपनी जो घनिष्ठता है उसे बढ़ाना चाहिए। मालदीव के ऊपर चीन का जो डोमिनेशन है उसे रोकना चाहिए, उसे खत्म करना चाहिए। और साथ ही में जैसे हमें मालूम है कि जैसे जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रो हो रही है वैसे वैसे मेरीटाइम जो सी रूट्स है, मेरीटाइम व्यापार है या मेरीटाइम एक्टिविटी है, उसमें भी हमें इजाफा देखने को मिलता है। तो यहाँ ये भी एक कारण है कि मालदीव आज बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान के ऊपर है, क्योंकि इंडियन ओशन अपने आप में एक महत्वपूर्ण मेरीटाइम रूट बन गया है और इस रूट में मालदीव का स्थान बीच में है, केंद्र में है और अहम है। तो यही बात है जो कि हमें यहाँ भौगोलिक स्थिति व महत्व में देखनी थी। अब दूसरे बिंदु के ऊपर गौर करें तो भारत मालदीव संबंध में देखने हैं। ठीक है, कुछ एक अपवादों को अगर हम छोड़ दे, अगर उसे हम इग्नोर कर दे, तो बाकी ओवरऑल जो भारत मालदीव संबंध है वह घनिष्ठ है, वह बहुत ही वार्म है, यानी कि एक प्रकार से आप कह लीजिए कि कॉर्डियल है, और साथ ही में बहुआयामी है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल है। काफ़ी सारे ऐसे आयाम है जिसके ऊपर भारत और मालदीव के बीच में कोऑपरेशन चल रहा है। इनमें से कुछ एक महत्व के जो आयाम है उनका जिक्र मैंने यहाँ किया है, उनको फर्दर डिटेल समझेंगे। देखिए, 4 बिंदु पर हमें यह संबंधों को देखना है। सबसे प्रथम है सिक्योरिटी कोऑपरेशन, यानी कि सैन्य सहयोग, सुरक्षा सहयोग। दूसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। तीसरा पीपल टू पीपल कनेक्ट, यानी कि लोगों के बीच में विचारों का एक्सचेंज, दोनों देशों के नागरिकों के बीच में। यह तीसरा बिंदु है। और चौथा बिंदु है आर्थिक सहयोग, यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन। चारों को फर्दर एक एक करके देखेंगे। इनमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन सारे बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे सिक्योरिटी कोऑपरेशन से। देखिए, आपातकालीन समय में जब जब मालदीव को जरूरत पड़ी है भारत की, तब भारत ने सुरक्षा सहयोग मालदीव को 100% दिया है। जब जब जरूरत पड़ी है तब तब भारत ने उसको मदद की है। इनमें से एक एग्जांपल है 1988 का, जब मालदीव की जो सेना ने जब तख्ता पलट करने का प्रयास किया, तब के प्रेसिडेंट थे मामून अब्दुल गयूम। ठीक है, उनको सत्ता से उखाड़कर सेना ने अपनी सत्ता जमाने का प्रयास किया। तब इन्होंने भारत को विनती की थी कि आप हमें मदद करें, आप हमें सैन्य मदद करें, सुरक्षा सहयोग करें। तब भारत ने वहाँ अपने पैराट्रूपर्स, अपने जवान उतारे थे इनको मदद करने के लिए। जो सेना का जो तख्ता पलट करने का जो इरादा था उसे जो है नेस्त नाबूद कर दिया था। तो ये एक अच्छी घटना थी जिनमें भारत ने बहुत ही बड़े पैमाने पर मालदीव को सुरक्षा सहयोग प्रदान किया था। प्लस अगर रेगुलर देखें तो दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में संयुक्त रूप से जो एक्सरसाइज होती है वह चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, जो अपने आप में एक सकारात्मक बाबत है। ऐसे ही एक एक्सरसाइज एक्विरेन, जो कि दोनों की जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, जो दोनों देशों के बीच में चल रही है, सकारात्मक बाबत है। यहाँ से दोनों देशों का जो सहयोग है, सुरक्षा सहयोग, वो अच्छा है, ऐसा निष्कर्ष हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। तो ये बात रही सिक्योरिटी कोऑपरेशन की। अब देखें डिजास्टर मैनेजमेंट, तो भारत कटिबद्ध है अपने पड़ोसियों को या अन्य अपने सहयोगी राष्ट्रों को मदद करने के लिए आपदा के समय, चाहे वो सामान्य समय हो चाहे वो आपदा का समय हो। वैसे ही मालदीव के साथ भी भारत जो है वो आपदा प्रबंधन करता है। आपदा से संबंधी कोई भी सेवाएं है वो उसे देता है, चाहे वो 2004 की सुनामी हो, चाहे माले में जो पेयजल का जो संकट खड़ा हुआ था, पेयजल खत्म हो गया था माले में, क्योंकि पूरा द्वीप समूह है, तो मिसमैनेजमेंट की वजह से पेयजल खत्म हो गया उसकी राजधानी माले में। तो वहाँ भारत ने मदद पहुंचाई थी। तब सुनामी में भी भारत ने मदद पहुंचाई थी। और आखिरी में जब आज
कोविड के काल में हम लोग खड़े हैं, तो कोविड-19 क्राइसिस में भी मालदीव्स जो है वो प्रथम क्रम का राज्य बना या प्रथम क्रम का राष्ट्र बना जिन्होंने भारत से अधिक कोविड-19 की मदद ली हो। ठीक है, मालदीव जैसा सबसे प्रथम नंबर का देश है जहां भारत की सबसे अधिक मदद कोविड-19 की गई हो। प्लस इस कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 से जो लॉकडाउन हुआ पूरे विश्व में, उसकी वजह से सप्लाई चेन जो है वो ब्लॉक हो गई थी। तो इसी सप्लाई चेन जब ब्लॉकेज चल रहा था, तब भी भारत ने मिशन सागर के तहत जरूरी चीज वस्तुओं का जो एक्सपोर्ट है वो मालदीव्स में चालू रखा, क्योंकि वहाँ के लोगों को और जो है और पीड़ा का सामना ना करना पड़े, वहाँ के लोगों को जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिल जाए, इन्फ्लेशन वहाँ ना बढ़े। तो यह सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपनी जो एड है, अपनी मदद वो एक्सटेंड की थी अंडर मिशन सागर। जब सप्लाई चेन्स जो है वह ब्लॉक हो रही थी या ब्लॉक पड़ी थी तब। तो ये बात रही डिजास्टर मैनेजमेंट की। अब आगे देखें पीपल टू पीपल कनेक्ट में, तो आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इस ज़माने में दो देशों के लोग ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा अच्छी रीत से करीब आ सकते हैं। एक्सचेंजेस ऑफ आइडियाज़ हो सकते हैं, बातों का जो है एक्सचेंजेस हो सकता है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग गुड रोल इन कनेक्टिंग पीपल ऑफ इंडिया टू पीपल ऑफ मालदीव्स। तो यहाँ हमें यह श्रेय टेक्नोलॉजी को देना चाहिए। साथ ही में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, काफ़ी सारे मालदीव्स के छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, जो कि यहाँ हायर स्टडीज़ के लिए भारत में आते हैं, भारत में रुकते हैं, लंबे समय तक रुकते हैं, यहाँ अपनी पढ़ाई खत्म करते हैं। तो ये भी एक पीपल टू पीपल कनेक्ट का अहम आयाम है। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट, जो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट जिनको चाहिए वे मालदीव से भारत आना पसंद करते हैं, भारत में लंबे समय तक रहते हैं, अपना उपचार करवाते हैं भारत के अच्छे डॉक्टर, अच्छी हॉस्पिटलों में। तो यहाँ पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत ही अच्छा चल रहा है। प्लस भारत और मालदीव्स के, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो ऐतिहासिक हो, सारे परिमाणों में भारत और मालदीव्स के संबंध हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत ही एक सकारात्मक बाबत है। और उसके बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, देखिए आज भारतीयों के लिए मालदीव्स जो है वो आज एक हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ज़्यादातर नए जोड़े मालदीव्स जाना पसंद करते हैं। तो ये अपने आप में मालदीव्स के लिए बूस्ट है, वहाँ की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि मालदीव्स का सबसे अहम व्यवसाय ही अपने आप में टूरिज्म है। मालदीव्स का अहम व्यवसाय ही अपने आप में टूरिज्म है। तो भारत के लिए वो एक एट्रैक्टिव टूरिज्म स्पॉट है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ प्रवासन उद्योग। और एक संशोधन के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि मालदीव्स में जो कुल प्रवासी आते हैं उनके 6% भारतीय, कुल प्रवासी के। तो ये बात रही एक। और दूसरी बात, जैसे भारत के पड़ोस में है मालदीव, साथ ही में मालदीव्स की जो भौगोलिक विषमताएं है वो अन्य देशों में नहीं देखी जा सकती। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत ने मालदीव्स के साथ जो निर्यात होती है, जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, और उन एक्सपोर्ट्स के जो हर्डल्स होते हैं, यानी कि अवरोधक, इन अवरोधकों को निकाल दिया। अगर आपको मालदीव्स किसी भी चीज़ एक्सपोर्ट करनी है भारत से, तो ये बहुत ही आसान कर दिया गया। तो यहाँ ये भी अपने आप में मालदीव्स को इकोनॉमिक कोऑपरेशन देने की बात है, उनके साथ आर्थिक सहयोग करने की बात है। तो ऐसे भारत और मालदीव्स बहुत ही घनिष्ठ रूप से और बहुआयामी तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मगर दोनों के संबंधों में ऐसा कुछ एक बिंदु है जो कि तनाव के स्रोत है, और उन बिंदुओं को अगर हमें समझना है तो मुख्य रूप से 3 बिंदु है। सबसे प्रथम बिंदु इसमें है राजनीतिक अस्थिरता। मालदीव्स जो है वो पॉलिटिकल इनस्टेबल देश है। पिछले कुछ सालों में ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में घमासान होता है। इसकी वजह से जो भारत तरफी नहीं है या भारत विरोधी है, वे लोग सत्ता पर आ गए और भारत विरोधी अपना जो एजेंडा है वो
जो है चालू कर दिया, तो ये अपने आप में सबसे प्रथम कारण है आर्थिक जो है राजनीतिक अस्थिरता, सॉरी। दूसरा है उग्रवाद, रेडिकलाइजेशन। मालदीव एक इस्लामिक नेशन है और वेस्ट एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जो आए दिन हमले होते हैं, जो संगठनों की रचना होती है मुजाहिदीन संगठनों की, उनसे मालदीव जो है वो इंस्पायर हो रहा है, प्रेरणा ले रहा है। तो यहाँ रेडिकलाइजेशन भी हो रहा है, उग्रवाद भी हो रहा है। और तीसरा है चीन का हस्तक्षेप। जिस तरह मैंने आपको बताया, स्ट्रिंग ऑफ कॉल्स, चीन की एक योजना है कि भारत के आजू बाजू बगल में अच्छे अच्छे बिंदुओं को, अच्छे अच्छे भूगोलिक बिंदुओं को पहले तो वे आइडेंटिफाई करते हैं और फिर वहां अपना बेस बनाते हैं, क्योंकि आपातकालीन समय में, युद्ध के समय वे भारत के ऊपर दबाव डाल सके चारों दिशाओं से। तो इनमें चीन ने मालदीव्स को एक अपना अहम पल बताया या माना, इंपॉर्टेंट पल, ठीक है। और वहां अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो चालू कर दिया, अपना हस्तक्षेप, अपनी जो फुटप्रिंट है वो यहाँ मालदीव्स में बढ़ाने लगा। तो ये भी एक कारण है कि दोनों देशों के बीच में तनाव जो है वो उत्पन्न हुआ। तो ये कुल 3 कारण है जो मुख्य रूप से तनाव का जो है तनाव का कारण रहे या तनाव के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये बात रही दोनों देशों के संबंधों में तनाव के कारण की। अब हमें कुछ एक ऐसे कारण समझने हैं जो कारण भारत मालदीव के साथ संबंध रखे उसके लिए जरूरी है। बहुत ही संक्षिप्त में समझेंगे, यहाँ डिटेल भी दिया हुआ है मगर यहाँ डिटेल में नहीं उतरेंगे। लगभग सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। कुछ एक नई चीज़ें होंगी तो मैं आपको संक्षिप्त में बताता चलूँगा, अन्यथा हम लोग एक के बाद एक मुद्दों को देखते जाएंगे। सबसे प्रथम स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसका, जो हमने जिक्र कर लिया, इंडियन ओशन में है। इंडियन ओशन में जो स्ट्रेटेजिक सी लेंस होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, उसके मध्य में एकदम है, तो अपने आप में बहुत ही रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। दूसरा है चीन ने हस्तक्षेप शुरू कर दिया, तो यहाँ भारत के लिए यह अहम हो जाएगा कि भारत मालदीव के इतने करीब जाए कि वो चीन के करीब ना जा पाए। दूसरा कारण। तीसरा कारण नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। जैसे हमें मालूम है कि जो एनर्जी नीड्स है हमारी, वो जो है वेस्ट एशिया से पूरी होती है। तो वेस्ट एशिया से यहाँ तक इन एनर्जीज को लाने के लिए हमें सामुद्रिक मार्गों की जरूरत पड़ेगी और इन सामुद्रिक मार्गों के ऊपर मालदीव्स बसा है। तो ये यहाँ हमारा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है बन सकता है, चाहे वो व्यापार की दृष्टि हो, चाहे वो सैन्य की दृष्टि हो, सुरक्षा की दृष्टि हो। फिर चीन्स मैसिव इकोनॉमिक प्रेजेंस इन मालदीव्स। जैसे मैंने आपको बताया, चीन ने आइडेंटिफाई की है मालदीव्स को कि यह अच्छी एक रणनीतिक जगह हो सकती है भारत को हराने के लिए। तो चीन अब आक्रामक रूप से वहाँ आर्थिक निवेश कर रहा है, आक्रामक रूप से। तो यहाँ भारत को भी यह आक्रामक स्वरूप दिखाना चाहिए मालदीव्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। चीन को पीछे छोड़ना चाहिए ताकि चीनी प्रभाव मालदीव्स के ऊपर ना पड़े और मालदीव्स वो भारत की दोस्ती मैत्री कायम रहे। उसके बाद है लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन विच सपोर्ट ऑपोजिशन पार्टी। यस, यहाँ वो राजनीतिक अस्थिरता की बात की जा रही है कि भारत विरोधी जो दल है उनके जो समर्थक है वो कम है, वहीं जो भारत का समर्थन वाला दल है उनके वहाँ समर्थक ज़्यादा है। तो अपने आप में भारत के लिए सकारात्मक बाबत है, भारत को मालदीव्स के साथ जुड़ा रहना चाहिए। साथ ही में मालदीव्स सार्क का भी मेंबर है, तो अपने आप में सार्क एक महत्वपूर्ण एक ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे है तो नहीं, मगर चीन की प्रेजेंस से ये हो रहा है, तो यहाँ भारत के लिए इस दृष्टिकोण से भी मालदीव्स महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद अंडर यामीन रेडिकलाइजेशन ग्रू रैपिडली, जिसका जिक्र हमने किया। उग्रवाद में ज़्यादा तेजी आई, तो भारत के पड़ोसी देश में उग्रवाद फैल रहा है। वैसे 2 पड़ोसियों में तो है ही, पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, और ये तीसरे प्रदेश में अगर उग्रवाद प्रसरा तो भारत के लिए यह एक बड़ी सुरक्षा चुनौती है। तो यहाँ भारत को मालदीव्स में उग्रवाद जो फैल रहा है उसे कर्ब करना होगा, उसे खत्म करना होगा, उसे उन्मूल करना होगा। इंडिया एंड मालदीव शेयर एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस एंड कॉमर्शियल लिंक्स। यस, तमाम प्रकार की जो लिंक्स है, तमाम प्रकार के दृष्टिकोण से वो भारत और मालदीव शेयर कर रहे हैं, चाहे वो ऐतिहासिक हो, सांस्कृतिक हो, भाषाकीय हो, या जो है व्यापारी हो,
किसी भी प्रकार का लिंक। फिर उसके बाद देयर आर 25,000 इंडियन नेशनल लिविंग इन मालदीव्स। ये भारत में आज 25,000 से अधिक भारतीय कायमी रूप से वहां बसते हैं, ठीक है। और मालदीव्स के लिए ये बाहर से आने वाली सबसे बड़ी दूसरी प्रजाति है। भारत में जो है मालदीव्स में सबसे ज्यादा बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनमें से भारतीयों की संख्या दूसरे पायदान पर है। तो अपने आप में भारत और मालदीव्स का संबंध महत्वपूर्ण है। और आखिरी, इंडिया इज ऑल्सो प्रीफर्ड डेस्टिनेशन फॉर मालदीवियंस। मालदीवियंस के लिए भी भारत जो है वो एक पसंदगी की जगह है जहां वे एजुकेशन ले सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है, घूम सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो ये सारे 10 कारण थे जिनको ध्यान में रख के भारत को मालदीव्स के साथ अपने संबंध कायम रखने चाहिए। यही सारी चीज़ें थी जो कि आज हमें समझनी थी। इसमें से प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन निकल सकता है, जहां आंकड़ों की बात हो सकती है या अन्य कोई ऐसी तथ्यात्मक माहिती हो सकती है। वहीं मुख्य परीक्षा के लिए भी यहाँ से संबंध निकल सकता है। मुख्य परीक्षा का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो सकता है कि राइट इन योर ओन वर्ड्स बायलैटरल टाइज ऑफ इंडिया एंड मालदीव्स। भारत व मालदीव्स के जो द्विपक्षीय संबंध है उनको आप अपने शब्दों में हमें समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा आज का सेशन था, महत्वपूर्ण था और आपको उपयोगी भी हो सकता है। तो आज इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादकीय ऐसे लेख के सत्र में अन्य विश्लेषण व संशोधन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी।